आरआरबी जेई ने 2026 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया, लेकिन आपको सारी डिटेल्स पता होनी चाहिए, ताकि जैसे कि आपकी कैटेगरी में कितनी वैकेंसीज हैं, आपकी ब्रांच में कितनी वैकेंसीज हैं, किस जोन में कितनी वैकेंसीज हैं, क्या क्या छोटी छोटी बातें। और उसके बाद भी आपको कोई डाउट बचता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है। देखिए, सबसे पहली बात आपको बता देता हूँ, इसके अंदर डिप्लोमा और बीटेक दोनों ही स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। इसमें सिविल की इस बार काफी अच्छी वैकेंसीज हैं, 1636। कई जगहों पे 38 भी दिया गया है, तो एक दो वैकेंसी से वेरी कर सकता है। ठीक है ना, एक्यूरेसी में। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आप 14 अगस्त से इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि ऑनगोइंग है अभी इसकी एप्लीकेशन। ठीक है ना, और 13 सितंबर तक अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको एप्लीकेशन प्रोसेस में भी कोई दिक्कत आती है तो कमेंट करके बताइए, कैसे फॉर्म भरा जाएगा, क्या स्टेप्स होंगे, वो भी मैं आपको बता दूंगा। इसकी अभी एग्जामिनेशन डेट अनाउंस नहीं हुई है, लेकिन जल्दी ही जैसे भी अनाउंस होगी मैं आपको उसकी जानकारी आपको दूंगा। लेकिन जनरली एक अनुमान ये रहता है कि भाई जब भी नोटिफिकेशन जारी होता है उसके 3 मंथ्स के अक्रॉस में इसका जो पेपर है वो कंडक्ट कराया जाता है। यानी कि आप ये मान के चल सकते हैं कि पेपर कहीं पर जो है वो दिसंबर की शुरुआत में या फिर नवंबर की आखिरी में हो सकता है। ठीक है ना। अच्छा, बाकी तो देखिए रेलवे ही ऑफिशियली बता सकता है, हम तो ये एक्सपेक्टेशन पुराने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहे हैं। फिर आप किसी भी स्टेट से आते हो तो इसका फॉर्म भर सकते हैं। अब अगर आप देखते हैं कि आपकी जो वैकेंसीज है, ठीक है, आप हर साल देखेंगे तो अलग अलग तरीके से आ रही है। 2024 में कितनी आई थी, 2025 में कितनी आई है, 2026 में कितनी आई है, उसमें भी आपके जोन में कितनी वैकेंसी है। तो सिविल वाले बच्चे अगर आप देखें तो अहमदाबाद जोन में 58, अजमेर में 84, बेंगलुरु में 141। सबसे ज्यादा नंबर में अगर वहीं कहीं पे वैकेंसी है तो मुंबई में है 223। वहीं पे प्रयागराज में आप देखेंगे तो 208। ठीक है ना, चेन्नई में देखेंगे तो 144, फिर बेंगलुरु में 141। ठीक है, इस तरीके से आपके पर्टिकुलर ब्रांच में किस जोन में कितनी वैकेंसी है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वरना मेरा टेलीग्राम ग्रुप है उसमें मैं इसका स्क्रीनशॉट डाल दूंगा, वहां से आप इजीली डाउनलोड कर पाएंगे, तो उसके इतना प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, फिर वहीं पे इलेक्ट्रिकल में आप देखेंगे तो मेजर वैकेंसी जो है वो 117 कोलकाता में है। अच्छा, सिविल में कोलकाता में इस बार वैकेंसी कम है जो कि ज्यादा होती है, और गुवाहाटी में इस बार वैकेंसी ज्यादा है 159। तो ये अपने आप में एक मेजर जो है चेंज है। ठीक है, तो इस चीज में आपको थोड़ा सा देखना होगा। अच्छा, देखिए, एक चीज और भी ध्यान रखिएगा, जब आप कोई भी जोन चुनते हैं, ठीक है, तो कई बार हमारे दिमाग में ये रहता है कि यार मैं हिमाचल का हूं और हिमाचल के लिए सबसे पास जो जोन है सर, वो तो आपका क्या कहते हैं चंडीगढ़ जोन है। ठीक है ना, और चंडीगढ़ में तो कम वैकेंसी है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, देखिए कई बार ऐसा होता है कि हम कम वैकेंसी देखकर ही उस जोन को छोड़ देते हैं। ठीक है, लेकिन आप देखिए वहां पे नंबर ऑफ एप्लीकेंट भी तो कम होंगे। अगर वैकेंसी गुवाहाटी में ज्यादा है तो नंबर ऑफ एप्लीकेंट भी बहुत ज्यादा होने वाले हैं। तो इसमें मेरी रिकमेंडेशन हमेशा ये रहती है कि आप अपने नजदीकी 2 से 3 जोन्स को एनालाइज करिए। ठीक है, जैसे अभी रिसेंटली बहुत से बच्चों के साथ ऐसा हुआ है कि भाई उन्होंने बहुत दूर दूर के जोन तो चुन लिए, लेकिन अब उनकी नौकरी उनके घर से करीब 24 घंटे की डिस्टेंस पर है, तो वो फ्यूचर में अपने घर आ जा पा बड़े मुश्किल से आ पाते हैं। लेकिन अगर आप अपने आसपास का जोन कोई सबसे नियरेस्ट 3 जोन को देखिए, उसमें जहां पर मैक्सिमम वैकेंसी हो वहां पे अप्लाई करिए। इससे आपसे घर के नजदीक भी आप रहेंगे कंपैरेटिवली, और आपको जो है वैकेंसी बढ़िया मिल जाएगी, है ना। अच्छा, मैकेनिकल के लिए सबके लिए यहाँ पर, तो सिविल वालों के लिए 1636 वैकेंसीज यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। वहीं पर अगर आप देखते हैं तो कैटेगरी वाइज भी देख सकते हो आप। ठीक है, तो कैटेगरी वाइज कितनी वैकेंसी है कि भाई अनरिजर्व कैटेगरी, अब ये ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर आपको एक अंदाजा दूं कि सिर्फ सिविल वाले बच्चों के लिए कितना है, ये तो ओवरऑल है कि भाई अनरिजर्व कैटेगरी, अब आप अनरिजर्व कैटेगरी में चाहे सिविल में आते हो, मैकेनिकल में आते हो, इलेक्ट्रिकल में आते हो, तो सारे अनरिजर्व कैटेगरी के वो सारे बच्चे। लेकिन यहां पर मैं बात कर रहा हूं, ठीक है ना, कि भाई अगर मैं ऐसे देखता हूं कि आप अहमदाबाद से हैं या कुछ जोन से आप अप्लाई करना चाहते हैं, और सिर्फ सिविल सिविल के हिसाब से देखा जाए तो कितनी कितनी वैकेंसी है, तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए देखिए मैक्सिमम वैकेंसी आप देखेंगे, ठीक है, तो प्रयागराज में है, ठीक है ना, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। और फिर अगर आप वहां पर देखते तो मुंबई में 89, गुवाहाटी में 64, चेन्नई में 57, बेंगलुरु में 49, अजमेर में 35। ठीक है ना, और एससी कैटेगरी के लिए अगर आप देखते हैं तो भैया 29। ठीक है, 29। ठीक है, तो किस जोन में कितनी वैकेंसी किस कैटेगरी के लिए है, सिर्फ सिविल, ओनली फॉर, ये जो टेबल है सिर्फ सिविल इंजीनियर्स के लिए है, मैं बता दूं। ठीक है, तो मैं बहुत एक्सक्लूसिवली अपने सिविल के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए काम कर रहा हूं, और जिस भी तरीके से उनकी जैसी जैसी रिक्वायरमेंट्स होंगी वो मैं पूरी करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो आपको नजर आता है कि सिर्फ ग्रैंड टोटल सारे जोन्स को मिलाकर अनरिजर्व कैटेगरी की इस बार 670 है।
एससी कैटेगरी वालों के लिए 259 है, एसटी कैटेगरी के लिए 140 है, ठीक है ना। ओबीसी के लिए यहाँ पर 407 है। तो मैक्सिमम वैकेंसी किस कैटेगरी के लिए, तो 162, ये देखिए 1638 वैकेंसी यहाँ से टोटल बन जाती है, ठीक है। सिविल वाले बच्चों की तो मैंने कहा एक दो वैकेंसी का एरर हो रहा है, ठीक है ना, लेकिन मोटा मोटा 1636 तो है ही है। अच्छा, वहीं पर अगर मैं थोड़ा सा आपको और बताऊं तो देखिए इसमें वर्किंग एक्सपीरियंस कुछ नहीं चाहिए, कोई वर्किंग एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, ठीक है। सीबीटी 1 क्वालिफाइंग होता है, सीबीटी 2 में आपके जो भी मार्क्स आएंगे उसके लिए आपकी मेरिट उसी के बेसिस पर बनेगी और फाइनल सिलेक्शन भी उसी के बेसिस पर होगा। और मैं डेली 2 क्विजेस भी आपको अपनी एप्लीकेशन में फ्री दे रहा हूं, जिसको आप अटेम्प्ट करके अपनी प्रैक्टिस को लगातार आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। आप जानते हैं कि सीबीटी 1 के पेपर के अंदर प्योर और नॉन टेक पेपर आने वाला है। मैथमेटिक्स 30, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 25 सवाल, अवेयरनेस के 15, जनरल साइंस के 30 सवाल है, प्योर नॉन टेक है, ठीक है। तो प्योरली नॉन टेक के लिए आप आपकी प्रिपरेशन को लगातार आगे बढ़ाते रहिए, और कोई दिक्कत आती है, कोई बात है, तो आप मुझे लिखकर अपनी बात पहुंचा सकते हैं। वहीं पर अगर मैं सीबीटी 2 की बात करता हूं, ठीक है ना, तो देखिए सीबीटी 1 के अंदर कैलकुलेटर तो अलाउड नहीं है, लेकिन सीबीटी 2 के अंदर कैलकुलेटर अलाउड होगा, ठीक है। तो 90 मिनट का जो सीबीटी 1 है, 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, नेगेटिव मार्किंग 1/3 की है, कोई कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, लेकिन सीबीटी 2 में वर्चुअल कैलकुलेटर आपको वहीं पे स्क्रीन पे मिलता है, ठीक है ना, जिसका कोई खास बड़ा इस्तेमाल हो नहीं पाता, मैं आपको बता दूं, ठीक है, सच्चाई की जो बात है। लेकिन सीबीटी 2 का अगर आप यहां पर थोड़ा सा पैटर्न देखते हैं, तो सीबीटी 2 के अंदर आपसे जनरल अवेयरनेस जो सीबीटी 1 के लिए पढ़ेंगे वो दोबारा आएगी, फिजिक्स केमिस्ट्री दोबारा आएगी, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर के लिए और एनवायरमेंट एंड पोल्यूशन कंट्रोल के लिए मैं फिर आपके साथ खड़ा हुआ हूं, कोई दिक्कत नहीं लेनी है सिविल इंजीनियर्स को जब तक मैं हूं, और फिर टेक्निकल के लिए भी कोई दिक्कत नहीं लेनी है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैंने आरआरबी जेई सीबीटी 2, ठीक है ना, इसके लिए आप लोगों के लिए क्रैश कोर्स भी लॉन्च कर दिया है, ठीक है ना, और ये क्रैश कोर्स आपको मेरी एप्लीकेशन पर मिल जाएगा सिविल बाय शुभम सर की। मैंने फुल कोर्स भी लॉन्च कर दिया। अब अंतर क्या है क्रैश कोर्स फुल कोर्स उनके लिए जिन्होंने मेरे से पहले या कहीं से पहले पढ़ा हुआ है, ठीक है ना, और वो अपनी रैंक इंप्रूवमेंट, मार्क्स इंप्रूवमेंट के लिए काम करना चाहते हैं। और फुल कोर्स उनके लिए है, ठीक है ना, जो अभी बेसिक से नए तरीके से तैयारी करेंगे, या फिर जिनका अभी कोर्स पूरी तरह से इनकम्प्लीट है, ठीक है ना, तो वो फुल कोर्स को ज्वाइन करेंगे। और जिनको चाहिए कि यार फुल कोर्स और क्रैश कोर्स मुझे दोनों मिल जाए, तो आप मेरी एप्लीकेशन में जाइएगा, सिविल पास ले लीजिएगा, बात खत्म हो जाएगी, ठीक है ना। सारे एग्जाम्स का एक पास, एसएससी हो, आरआरबी हो, राजस्थान की वैकेंसी हो, एमपी सब इंजीनियर की वैकेंसी हो, सारी वैकेंसी इसमें के लिए एक ही सब्सक्रिप्शन में आप पढ़ सकते हैं अगले 1 साल तक। और जो और कोई नई वैकेंसी आएगी उसका बैच भी लॉन्च होगा, तो वो भी उसी के अंदर होगा, और इंडिया मोस्ट अफोर्डेबल होगा। जैसे आप एप्लीकेशन में जाएंगे आपको खुद नजर आने लगेगा कि कोई सिविल इंजीनियरिंग इतने में करा सकता है, वो भी हर एक एग्जाम के लिए वही करा सकते हैं, क्योंकि यही सपना मैंने देखा है सिविल बाय शुभम सर को बनाते समय, कि हर एक सिविल इंजीनियर के लिए अफोर्डेबिलिटी के साथ एक अच्छा कंटेंट, एक बहुत प्रिसाइजली काम किया जाना चाहिए जब बात एईजी एग्जाम्स की आती है, ठीक है। बाकी आप पढ़िए, अच्छा करिए। मिनिमम 18 साल, मैक्सिमम 33 साल की उम्र तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 500 रुपए एप्लीकेशन फी है, और एससी एसटी माइनॉरिटीज ईबीसी के लिए 250 रुपए है। एक्स सर्विसमैन, फीमेल, ट्रांसजेंडर, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए भी 250 है। अच्छा, अगर आप सीबीटी 1 का पेपर देकर आओगे तो ये भी सारी फीस जो है रिफंड हो जाएगी। अनरिजर्व कैटेगरी वालों को 500 में से 400 रुपए रिफंड होती है, ठीक है ना, रेलवे। और अगर आप पेपर नहीं देकर आते हैं तो फिर इसमें से एक भी पैसा आपको रिफंड नहीं आता रेलवे की तरफ से, ठीक है ना। ये कुछ स्टैंडर्ड बुक्स मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो, ठीक है ना, जिनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो ये फ्लिपकार्ट, अमेजोन पर आपको ये किताबें मिल जाएंगी, जिनको लेकर के आप अगर सेल्फ स्टडी करते हैं तो किताबें आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। ये ओरिजिनल सैलरी स्लिप है, ठीक है ना, किसकी, आरआरबी जेई की। तो भैया अगर आप देखेंगे तो जैसे ही आप ज्वाइनिंग करते हैं तो लगभग नेट पे आपका कुछ 51484, यानी कि मजा ही मजा, ठीक है। तो लगभग 50,000 रुपए, और जैसे जैसे फिर आपका ट्रेनिंग पीरियड खत्म होगा तो उसके बाद ये नेट पे भी जो है बढ़ जाती है, ठीक है। तो इसका क्या बायफर्गेशन है ये भी आपको डिटेल में बताऊंगा, लेकिन बताने के लिए थोड़ा समय चाहिए होगा, इसीलिए मैं एक डिटेल्ड वीडियो अलग से इसके लिए बना दूंगा। और अगर आपको चाहिए कि सर इसकी सैलरी स्लिप के ऊपर एक अलग से वीडियो बना दीजिए, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। इसके लिए लगभग कितना समय चाहिए होता है प्रिपरेशन के लिए, ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए। तो देखिए सीबीटी 1 और सीबीटी 2 दोनों को मिलाकर के प्रिपरेशन में लगभग 6 महीने का मिनिमम समय लगता है। सीबीटी 1 के लिए देखिए क्या है ना, सिर्फ नॉन टेक सब्जेक्ट है, 3 महीने में आप प्रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन सीबीटी 2 का सिलेबस बहुत बड़ा है। अगर आप देखेंगे तो जितने भी जेई एग्जाम्स होते हैं उसमें सबसे बड़ा सिविल इंजीनियरिंग का सिलेबस आरआरबी जेई में ही है,
और आप एक बार सिलेबस उठा के देखिए, आपको मेरी बात ये थोड़ी सी वेरीफाइड भी नजर आएगी। मैं सिर्फ ऐसे ही नहीं बता रहा हूं आपको, क्योंकि बिल्डिंग फिनिश, बिल्डिंग मेंटेनेंस, सब स्ट्रक्चर, सुपर स्ट्रक्चर, एडवांस कंस्ट्रक्शन टेक्निक, इक्विपमेंट, ये जितने भी अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं जो सिर्फ आरआरबी जेई पूछता है, ये सिर्फ बाकी के सब्जेक्ट्स तो है ही है, फिर ऑटो कैड, सिविल 3D, 3ds मैक्स, ये सारे एडिशनल सब्जेक्ट्स भी आपके आरआरबी जेई में आते हैं। इसलिए हाईली रिकमेंडेड है कि अगर आप सीबीटी 1 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं अभी, तो सीबीटी 2 के लिए भी साथ साथ पढ़ते चलिए। यही वजह है कि अभी सीबीटी नोटिफिकेशन लॉन्च होने के साथ साथ मैंने प्राइमरीली फोकस होकर आपके सीबीटी 2 का कोर्स आप लोगों के लिए लॉन्च किया, ठीक है ना, क्योंकि सीबीटी 1 के लिए आपके पास बहुत सारी चीजें अवेलेबल है, ठीक है ना, आप हजारों जगह प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन सीबीटी 2 के लिए अगर आपको प्रिसाइजली फॉलो करना है, प्रिपेयर करना है, तो सिविल के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बिल्कुल बिना किसी हिचकिचाहट के साफ साफ कह सकता हूं कि जितना कंटेंट, जितनी मेहनत मैंने आरआरबी जेई के लिए कर रखी है, इतिहास इस बात का गवाह है, 2024 का एग्जाम गवाह है, 2025 का एग्जाम गवाह है, और 2026 भी इस बात का गवाह बनेगा कि मैं सबसे ज्यादा रिजल्ट्स प्रोड्यूस करने वाला हूं और सबसे ज्यादा रेलवे इंजीनियर्स बनाने वाला हूं, ठीक है। बाकी आपको कोई दिक्कत आती है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक फॉर्म अटैच किया है, आपका कोई भी सवाल हो आप उसमें डायरेक्टली कमेंट करके मुझसे पहुंचा सकते हैं। अच्छा, मैं आपको अपना एक हेल्पलाइन नंबर भी दे देता हूं, जिसके माध्यम से आप अपनी कोई भी बात मुझ तक पहुंचा पाएंगे, मतलब कोई भी बात आपको डायरेक्टली, ठीक है ना। कई सारे बच्चे ऐसे हैं सर, कहने सर अपना नंबर हमें दे दीजिए, ठीक है ना, जिससे कि आपको हम अपनी बात डायरेक्टली पहुंचा पाए, ठीक है। तो मैंने 2-3 रास्ते आपके लिए बनाए हैं, आप चाहें तो टेलीग्राम के थ्रू अपनी बात मुझ तक पहुंचा सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, ठीक है, आपको कुछ नहीं जाना, अपना चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है ना। यहाँ पर जाएंगे तो आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, ये हमारा जो वेबसाइट का लिंक है, ये टेलीग्राम का लिंक है, इनको ज्वाइन करके आप क्या कर सकते हैं, ठीक है, अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन सवाल आ जाता है कि सर आपका सर व्हाट्सएप नंबर क्या है, ठीक है ना। तो मैंने एक आप लोगों के लिए एक परमानेंट नंबर अलग से ले लिया है, जिस पर अपनी कोई भी बात आपको पहुंचानी हो, ठीक है, तो आप डायरेक्टली मुझ तक पहुंचा सकते हैं, ठीक है। तो फॉर्म भी चलो बाद की बात है, लेकिन 7827483300 ये मेरा हेल्पलाइन नंबर है, इसके माध्यम से आप अपनी बात मुझ तक पहुंचाइए, और जो भी बंद पड़ेगा आपके लिए, आरआरबी हो चाहे कोई भी एज एग्जाम, पूरी मेहनत के साथ, पूरी शिद्दत के साथ करेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।